नमस्कार। टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट शिक्षण अभिक्षमता परीक्षण के अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पुनः कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों का विश्लेषण एवं अध्ययन करते हैं। अध्यापन में सबसे बड़ी संतुष्टि शायद यह है कि इसमें होती है, अर्थात अध्यापन में सबसे बड़ी संतुष्टि का कारण क्या है? समाज सेवा की अनुभूति, लोगों या बच्चों के विकास में सहयोग की अनुभूति, बच्चों से तथा बच्चों के द्वारा प्रेम की भावना, एक अध्यापक के रूप में शक्ति तथा स्तर की अनुभूति, अर्थात पावर और स्टेटस। तो पावर और स्टेटस हमारी संतुष्टि का कारण नहीं हो सकता एक अध्यापक के रूप में, और बच्चों के द्वारा प्रेम और बच्चों से प्रेम यह तो होता है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वह है बच्चों के विकास में सहयोग की अनुभूति। उनके डेवलपमेंट में हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, यह सबसे बड़ा संतुष्टि का कारण है। इसलिए यहाँ पर आंसर बी होना चाहिए। यहाँ पर लोगों लिखा हुआ है, लेकिन लोगों की जगह पर हमें बच्चों पढ़ना चाहिए। यह कहीं ना कहीं लिखने में गलती है। तो बच्चों के विकास में सहयोग की अनुभूति बी। अंकों के स्थान पर ग्रेड दिए जाने को प्रस्तावित किया जाता है क्योंकि अंकों के स्थान पर ग्रेड क्यों दिया जाता है या दिया जाना चाहिए? यह संपूर्णता से शिक्षा के स्तर को सुधारेगा। इससे अधिगम और शिक्षण दोनों सुगम होंगे। विद्यार्थियों में अंकों के आधार पर अंतर समाप्त होगा। अंकों की अपेक्षा ग्रेड देना अधिक सुविधाजनक है। ए और बी यह दोनों खारिज हो जाते हैं, इससे संबंधित नहीं है बहुत ज्यादा। सी और डी आकर्षित करता है, लेकिन केवल इसलिए कि सुविधाजनक है ग्रेड देना उचित है, यह बात सही नहीं है। बल्कि जो एक एक मार्क्स के थोड़े थोड़े मार्क्स की वजह से जो विद्यार्थियों में अंतर करते हैं, जबकि वास्तव में उनमें अंतर है या नहीं है कहना मुश्किल है, तो उस अंतर को समाप्त होगा। इसलिए छोटे छोटे मार्क्स की वजह से अंतर जो हम करते हैं वह सही नहीं है। तो सी इसका सही उत्तर है। निम्न में से क्या अध्यापन के विषय में सत्य नहीं है? अध्यापन के फलस्वरूप बच्चे सीखते हैं। अध्यापन का उद्देश्य होता है कोई कुछ सीखे। शिक्षार्थी तथा अध्यापक के मध्य एक विशेष संबंध के रूप में चिन्हित किया जाता है। अध्यापन आवश्यक है, परंतु अधिगम के लिए पर्याप्त बाध्यता नहीं है। तो क्या सत्य नहीं है अध्यापन के विषय में? हम डी से शुरू करते हैं। अध्यापन आवश्यक है, परंतु अधिगम के लिए पर्याप्त बाध्यता नहीं है। टीचिंग इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। यह बात सही है कि अध्यापन आवश्यक तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त होगा, सीखना तब होगा जब कुछ और बातें होंगी। सी में शिक्षार्थी तथा अध्यापक के मध्य एक विशेष संबंध के रूप में चिन्हित किया जाता है। विशेष संबंध होता है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, तो इसको भी हमें मानना पड़ेगा। डी भी सही है, सी भी सही है। अध्यापन का उद्देश्य होता है कोई कुछ सीखे, अर्थात बच्चे सीखें, तो यह अध्यापन का उद्देश्य होता है। बी भी सही है। अध्यापन के फलस्वरूप बच्चे सीखते हैं। टीचिंग के कारण बच्चे सीखते हैं, उसके परिणाम स्वरूप बच्चे सीखते हैं, यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। अध्यापन बच्चों के सीखने में सहायक तो है, लेकिन अध्यापन के द्वारा वो सीख जाते हैं यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि सीखने के लिए बच्चों की तरफ से प्रयास भी आवश्यक है। पर्याप्त जो कंडीशंस हैं, जो परिस्थितियां हैं, वह होना जरूरी है, तभी वह सीखेगा। अध्यापन केवल कारण नहीं बन सकता। तो ए सही नहीं है, सत्य नहीं है। आंसर ए। अत्यंत उपयुक्त उत्तर छांटो। ज्ञान के अधिग्रहण के संबंध में लोग कहते हैं कि एक्विजिशन ऑफ नॉलेज के बारे में लोग क्या कहते हैं? इंद्रिय बोध ज्ञान का एकमात्र मान्य स्रोत है। सेंस परसेप्शन एकमात्र स्रोत है। केवल कारण से ही हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। यह कारण और बोध के कारण होता है कि हम संसार के सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। हम ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं क्योंकि यह बाहर पड़ा हुआ नहीं होता है, बल्कि हमें खुद इसे तैयार करना होता है। यहाँ पर डी बड़ा कंफ्यूजिंग है और इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। और बी में कारण से ही हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। यह कारण जो है, यह इंग्लिश के रीजन का ट्रांसलेशन है और यह सही ट्रांसलेशन नहीं है। हालांकि शाब्दिक अर्थ में रीजन का एक अर्थ कारण होता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रसंग है उस प्रसंग में रीजन का अर्थ बुद्धि या तर्क बुद्धि होता है। तो इसे हमें पढ़ना चाहिए कि केवल बुद्धि या तर्क बुद्धि से ही हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तो ए और बी अकेले अकेले सही नहीं है, क्योंकि हमें सेंस परसेप्शन के थ्रू इंद्रियों के द्वारा
कुछ चीजें, कुछ सूचनाएं हमें अंदर जाती हैं और उसका प्रोसेसिंग रीजन करता है और तब हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात दोनों का होना जरूरी है। हमें बुद्धि के द्वारा उसका प्रक्रिया किया जाना चाहिए और इंद्रियों के द्वारा कच्चा सामग्री मिलना चाहिए। तो सी देखते हैं, यह कारण और बोध के कारण होता है कि हम संसार के सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात बुद्धि और बोध, यहाँ बोध का मतलब इंद्रिय बोध, तो बुद्धि और इंद्रिय बोध के कारण होता है, मतलब इन दोनों के संयोग से ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह बात सही है, लोग इसी को ज्यादा मानते हैं, इसलिए आंसर सी होगा। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है पाठ्यचर्या को बच्चे से विमर्श करके तैयार करना, शैक्षिक अनुभवों को इस प्रकार संयोजित करना जैसा कि बच्चे चाहते हैं, अध्यापन में विद्यार्थियों को अधिकतम भागीदारी के रूप में संगठित करना, विद्यार्थी को अपने अधिकार के लिए स्वतंत्र छोड़ना जिससे कि वह अपनी अधिगम की योजना बिना अध्यापक की सहायता से स्वयं तैयार कर सकें। डी तो एक्सट्रीम हो गया, इतने अधिकार बच्चों पर नहीं दिया जा सकता, इतनी स्वतंत्रता बच्चों को नहीं दी जा सकती, तो डी तो होगा नहीं। पाठ्यचर्या को बच्चे से विमर्श करके तैयार करना, यह भी प्रैक्टिकल नहीं है, संभव नहीं है और सही भी नहीं है कि पाठ्यचर्या बच्चे से विमर्श करके तैयार किया जाए और जैसा बच्चे चाहते हैं वैसे ही शैक्षिक अनुभव संयोजित किया जाए, यह भी सही नहीं है। इसका सी सबसे सही उत्तर है कि अध्यापन में विद्यार्थियों को अधिकतम भागीदारी के रूप में संगठित करना, जो स्टूडेंट्स हैं वो मैक्सिमम पार्टिसिपेट कर सकें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, मैक्सिमम इन्वॉल्व हो सकें। तो ऐसा हम जब टीचिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो यह सही होता है और तभी उसी हम बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहेंगे। आंसर सी। निम्न में से कौन सा अकेला महत्वपूर्ण कारक किसी नए शिक्षक की सफलता के लिए आवश्यक है? नए शिक्षक की सफलता के लिए अकेला महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? उसका व्यवहार और दृष्टिकोण, उसका व्यक्तित्व तथा कक्षा से संवाद स्थापित करना, उसकी बोलने की तथा संगठनात्मक क्षमता, उसकी विद्वता तथा बौद्धिक क्षमता। एक नजर से देखें तो चारों ही आवश्यक है सफलता के लिए। व्यवहार और दृष्टिकोण भी सही होना चाहिए, व्यक्तित्व भी सही होना चाहिए और कक्षा से संवाद स्थापित करना, रिलेट करने की क्षमता होनी चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन पावर और ऑर्गेनाइजेशनल क्षमता भी होनी चाहिए और उसमें विद्वता तो होनी ही चाहिए, बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए। यहाँ पर डी हम मान के चलते हैं कि जो भी टीचर बनता है उसमें विद्वता होती है, बौद्धिक क्षमता होती है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि वह बच्चों को ऑर्गेनाइज कर सके, संगठनात्मक क्षमता का प्रयोग करे और रिलेट करे। तो यहाँ पर मोस्ट सुटेबल सी है, यही आधिकारिक उत्तर भी है, तो हम यहाँ पर सी को उत्तर मानते हैं। अध्यापकों का मुख्य दायित्व है शैक्षिक अनुभवों की योजना बनाना, अभिभावकों के साथ संबंधों को बढ़ाना, अध्यापन की तकनीकों के साथ प्रयोग करना, प्रबंधकीय नीतियों को लागू करना। अब यहाँ पर मुख्य दायित्व क्या है, उत्तरदायित्व क्या है? तो प्रबंधकीय नीतियों को लागू करना, जो मैनेजरियल पॉलिसीज हैं उसको लागू करना, वो जो भी उसके भाग में है वो तो करेगा ही, यह एक्स्ट्रा कोई दायित्व नहीं है, ये प्रमुख दायित्व नहीं है, वो सामान्य है। और अध्यापन की तकनीकों के साथ प्रयोग करना, तो जो एक्सपेरिमेंट है वह एक शिक्षक के रूप में प्रमुख दायित्व नहीं है, बल्कि एक एक्सपेरिमेंटर, एक शोधकर्ता के तौर पर हो सकता है, तो इसको भी हम लोग नहीं मानेंगे। और अभिभावकों के साथ संबंध को बढ़ाना यह कोई शिक्षक का काम नहीं है, संबंध बन सकते हैं लेकिन वह कोई मुख्य उत्तरदायित्व नहीं है। तो शैक्षिक अनुभवों की योजना बनाना, जो शैक्षिक अनुभव प्रदान करने हैं क्लासरूम में या स्कूल में, उसके कैसे प्लानिंग करेंगे, यह उसका मुख्य काम है। तो इसलिए यहाँ पर इन चारों में मोस्ट सुटेबल ए है, इसलिए यहाँ आंसर ए होगा। जब विद्यालय के बच्चे नटखट, उग्र, उदंड अथवा भावशून्य हो तो अध्यापक को सबसे पहले गौर करना चाहिए। अब यहाँ बच्चों में अलग अलग कंडीशंस हैं, वो नटखट भी हो सकते हैं, उग्र भी हो सकते हैं, उदंड भी हो सकते हैं और भाव शून्य हो सकते हैं। तो अध्यापक को क्या गौर करना चाहिए? उस घर का वातावरण जहां से वे आए हैं, उनको दिए गए कार्य की उपयुक्तता और उनसे की गई मांग, समाज और घर के कम करके आंके गए प्रभावों को, कक्षा की सामाजिक संरचना। अब बच्चों में जब ये चीजें हमको देखने को मिलती हैं तो यह बच्चों के पर्सनैलिटी के साथ कहीं ना कहीं जुड़ गई हैं ये बातें, और चूंकि पर्सनैलिटी के साथ जुड़ गई हैं तो तात्कालिक कारण से इसको जोड़ के देखना ठीक नहीं है, इसलिए कक्षा की सामाजिक संरचना यहाँ पर एक विकल्प नहीं होगा इसका। और इसलिए जो
बी में उनके दिए गए कार्य की उपयुक्तता और उनसे की गई मांग यह भी सही नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर इनके उभर गए हैं। तो ए और सी आकर्षित करता है उस घर का वातावरण जहां से वे आए हैं और समाज और घर के कम करके आंके गए प्रभावों को। तो घर का वातावरण जो जो है वह सी में भी इंक्लूड हो गया है। तो इसलिए समाज और घर या समुदाय और घर के कम करके आके गए प्रभावों को, जिनको हम अक्सर छोड़ देते हैं, कम आंकते हैं, उन प्रभावों को हमको देखना पड़ेगा कि परिवार में तो कोई ऐसी बात नहीं है, या उस कम्युनिटी में जहां पर वह रहता है, वह बड़ा हो रहा है, वहां तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से वह उदंड हो गया हो, उग्र हो गया हो, भावशून्य हो गया हो, वहां से कोई कारण हो जिसकी वजह से वह ऐसा कर रहा हो। तो यहाँ पर सी अधिक सुटेबल आंसर है, सी आंसर होगा। सामान्य बच्चे के उग्र व्यवहार से निपटने के लिए सर्वाधिक प्रभावकारी दृष्टिकोण है। सामान्यतया बच्चे के उग्र व्यवहार से निपटना है तो क्या प्रभावकारी होगा? जब वह उग्रता दिखाता है तो उसे उसी समय उपयुक्त दंड दिया जाना, उसकी उग्रता को उचित प्रतियोगिता के क्षेत्र में लगवाया जाए, उसके उग्र व्यवहार की अनदेखी करना तथा अच्छे व्यवहार के लिए इनाम देना, इस बात पर जोर देना कि वह अपने अवांछनीय व्यवहार के लिए माफी मांगे। उग्र व्यवहार है, ऐसे में माफी मांगने का आज के समय में उपयुक्त नहीं माना जाता है कि उसको डिमोरलाइज करके माफी मंगवाया जाए। यह उपयुक्त तरीका नहीं है, यह दृष्टिकोण सही नहीं है। और इसी तरह से ए जो उपयुक्त दंड दिया जाए और उसी समय दिया जाए, यह भी एक पुरानी मान्यता तो सही है, लेकिन आज के समय में मनोवैज्ञानिक इसको सही नहीं मानते हैं। तो ए और डी तो सतही तौर पर सीधे सीधे खारिज हो जाता है। अब है सी में देखें, उसके उग्र व्यवहार की अनदेखी करना तथा व्यवहार के अच्छे व्यवहार के लिए इनाम देना। अच्छे व्यवहार के लिए इनाम देना तो सही है, लेकिन उग्र व्यवहार को अनदेखी करना सही नहीं है। तो चूंकि यह आधा सत्य है, आधा सत्य नहीं है, तो हम बी को विचार करेंगे कि उसकी उग्रता को उचित प्रतियोगिता के क्षेत्र में लगवाया जाए। तो यहाँ पर प्रश्न को फिर से देखें कि सामान्यतया बच्चे के उग्र व्यवहार से निपटने के लिए, तो जो नॉर्मली बच्चे इस तरह से बिहेव करते हैं तो उसको प्रतियोगिता के क्षेत्र में लगवाया जाए, उसके जो क्षमताएं हैं उसको किसी कंपटीशन में लगा दिया जाए जो कि उचित है। तो उसका जो व्यवहार है वो वहां पर चैनलाइज्ड हो जाएगा, उसकी एनर्जी चैनलाइज्ड हो जाएगी और उस तरह उससे वह अधिक अनुशासन में रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर बी अधिक उपयुक्त उत्तर माना जा सकता है। निम्न में से कौन विकास पर आनुवंशिकता के उच्चतम बिंदु के प्रभाव की व्याख्या करता है? जो विकास है बच्चे का, उस पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सबसे अच्छी व्याख्या कौन करता है? आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि कितना जिएंगे। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि हम कितना जी सकेंगे। आनुवंशिकता प्राथमिक निर्धारक है कि हम कितना जिएंगे। आनुवंशिकता प्राथमिक निर्धारक है कि हम कितना जी सकते हैं। अब ए और बी निर्धारित करती है, तो आनुवंशिकता प्रभावित तो करती है, लेकिन वही निर्धारित सब कुछ नहीं करती है कि हम कितना जिएंगे या जी सकेंगे। तो ए और बी को हम लोग नहीं मानते हैं। आनुवंशिकता प्राथमिक निर्धारक है कि हम कितना जिएंगे। यह कुछ हद तक सही है कि प्राथमिक निर्धारक है, और उसी को डी में देखते हैं। आनुवंशिकता प्राथमिक निर्धारक है कि हम कितना जी सकते हैं। तो कितना जी सकते हैं इसका प्राथमिक निर्धारक है। यह कथन ज्यादा उपयुक्त प्रतीत होता है सी से। तो ए बी तो सीधे खारिज हो जाता है और सी डी में डी ज्यादा उपयुक्त है कि वो प्राथमिक निर्धारक है, लेकिन वह सब कुछ नहीं है। तो यहाँ पर डी अधिक उत्तर सही है। बच्चे में सृजनशीलता का सबसे बड़ा अवरोधक है। वयस्कों द्वारा अपने मानदंडों के अनुरूप अनुकूलता तथा संपूर्णता पर जोर डालना, वयस्कों की ओर से आवश्यक प्रेरणा देने में असफलता, परिपूर्णता हेतु आवश्यक प्रयासों के प्रति अनिच्छा, उसकी लघु अवधिक एकाग्रता और जल्दी हतोत्साहित होना। अब यहाँ पर सवाल है क्रिएटिविटी की, और क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या है? तो डी संभव है कि उसकी एकाग्रता की अवधि कम हो, लेकिन यह प्राथमिक या मुख्य हम इसे नहीं कहेंगे। और अनिच्छा भी जो सी है उसको भी हम मुख्य रूप से नहीं कहेंगे, और बी भी सही नहीं है। मुख्य रूप से जो बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप नहीं हो पाती है, वह रुक जाती है, उसका कारण है कि जो वयस्क हैं, जो एडल्ट हैं, जो टीचर्स हैं, जो
जो पेरेंट्स हैं वे एक तो यह करते हैं कि जो नॉर्म्स बने हुए हैं, जो मानदंड बने हुए हैं, उसके कंफर्म करने के लिए बात करते हैं कि यही तरीका सही है, यही चीज सही है, यही आदर्श है और इसी के अनुरूप होना चाहिए। तो आपको कंफर्म करना है, आप डेविएट नहीं कर सकते, आप डिफरेंटली कुछ नहीं कर सकते या सोच सकते, आपको इसी तरीके से करना है। और परफेक्शन, संपूर्णता पर जोर डालना, परफेक्शन के साथ करना है, गलती नहीं करनी है। जबकि क्रिएटिविटी गलत करते हुए ही हम बढ़ते हैं, हम डेविएट होते हुए ही क्रिएटिविटी बढ़ती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग के थ्रू ही क्रिएटिविटी बढ़ती है और इसमें कुछ ना कुछ गलतियां, कुछ ना कुछ अनाप शनाप चीजें होती हैं, हमें करके देखना होता है और वैसे ही करते करते कुछ नई चीज बन जाती है। तो इसलिए जो परफेक्शन पर जोर दिया जाता है तो क्रिएटिविटी डेवलप नहीं होगी, क्रिएटिविटी में इम्परफेक्शन रहेगी और धीरे धीरे उसमें कुछ नई चीजें आएंगी, फिर वो परफेक्शन की तरफ जाएगा। और कन्फर्मिटी बिल्कुल शत्रु है क्रिएटिविटी का, तो कन्फर्मिटी या अनुकूलता सही नहीं है। तो इसलिए ए इसका सबसे उपयुक्त उत्तर है। एक बच्चा जो व्हील चेयर का प्रयोग करता है, संस्थागत या नियमित विद्यालय में नहीं होना चाहिए, उसको विकलांगों के लिए विशिष्ट विद्यालय में अध्ययन करना चाहिए, उसको सामान्य बच्चों के साथ ही नियमित विद्यालय में ही अध्ययन करना चाहिए, उसको नियमित विद्यालय में ही शिक्षा दी जाए परंतु विभाग अलग होना चाहिए। व्हीलचेयर का प्रयोग करता है, इसका मतलब है कि उसको चलने में प्रॉब्लम है, तो उसको किस प्रकार के विद्यालय वातावरण मिलना चाहिए। तो पहला कि उसको जो नॉर्मल स्कूल्स हैं उसमें नहीं होना चाहिए, बात हम नहीं मानते हैं आज के समय में। और इसी को दूसरे तरह से कहा जाए तो विकलांगों के लिए विशिष्ट विद्यालय में अध्ययन करना चाहिए, मतलब नियमित में नहीं होना चाहिए और स्पेशल स्कूल में होना चाहिए जो विकलांगों के लिए बना है। तो ए और बी दोनों एक ही बात को कह रहे हैं और दोनों को ही आज हम सही नहीं मानते हैं, क्योंकि वो उसको चलने में प्रॉब्लम है, बौद्धिक समस्या तो कुछ है नहीं। तो सी में देखते हैं, उसको सामान्य बच्चों के साथ ही नियमित विद्यालय में ही अध्ययन करना चाहिए, यह बात सही प्रतीत होती है। और उसको नियमित विद्यालय में ही शिक्षा दी जाए परंतु विभाग अलग होना चाहिए, यह बात भी सही नहीं है। इसलिए सी इसका सही है। सी जो इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट है, वो इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट सी पूरा करता है, इसलिए सी सही आंसर है। किसी शिक्षक द्वारा तैयार परीक्षण तथा मानकीकृत परीक्षण के मध्य मुख्य अंतर किस क्षेत्र में होता है? टीचर मेड टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, दोनों के बीच में डिफरेंस मुख्यतः किसमें होता है? वस्तुगतता, मापदंड, विक्रेयता, संपूर्ण गुण, मतलब ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स और उसके जो सेल होने की क्वालिटी है और संपूर्ण गुण। तो यहाँ पर जो टेक्निकल प्रश्न है और टेक्निकल प्रश्न में इसका मुख्य रूप से जो आंसर होता है, जो शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी जानते हैं कि नॉर्म्स मेन डिफरेंस है। टीचर मेड टेस्ट और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में नॉर्म्स या मापदंड प्रमुख अंतर है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में नॉर्म्स होता है, टीचर मेड टेस्ट में नॉर्म्स तैयार नहीं किया जाता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का विश्लेषण किया, अध्ययन किया। आशा है आपको विश्लेषण अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यहाँ तक देखा, सुना, समझा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।